नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12वीं के मनोविज्ञान का छठा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है मनोविकृतियाँ। दोस्तों, मानव की जो आवश्यकताएं हैं, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं, वे असीमित हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। जबकि उसको पूरे करने वाले जो माध्यम हैं, साधन और मौके हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इसीलिए व्यक्ति की जो आकांक्षाएं या अपेक्षाएं हैं वे पूरी नहीं होती, और आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। तो ऐसी दुखद या विषम परिस्थिति में व्यक्ति अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, और आवेगों पर नियंत्रण न रहने से मनुष्य का जो व्यवहार है, व्यक्ति का जो व्यवहार है, वह अपनी साहजिकता और सामान्यता खो बैठता है, यानी कि असामान्य हो जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देने वाली असामान्यता का अध्ययन असाधारण मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन मानसिक बीमारी के निदान एवं उपचार के साथ जुड़ा हुआ है। पहले हम जानते हैं असामान्य व्यवहार यानी क्या, यानी कि असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं। सामान्य को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। यह नॉर्मल शब्द लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द पर से बना हुआ है। इसका अर्थ बढ़ई की मापपट्टी होता है। बढ़ई की मापपट्टी वह आदर्श मापन का साधन माना गया है, और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सर्वस्वीकृत स्तर की आदर्श परिस्थिति यानी नॉर्मल। तो नॉर्मल का अर्थ यह हुआ कि सब लोगों को सामान्य लगे, सब उसका स्वीकार कर पाए, ऐसा व्यवहार, उसे ही कहते हैं नॉर्मल। असामान्य के लिए अंग्रेजी में एबनॉर्मल शब्द का प्रयोग होता है। एबनॉर्मल शब्द को हम तोड़ें तो दो शब्द एब प्लस नॉर्मल। यहाँ एब का अर्थ होगा अवे फ्रॉम और नॉर्मल का अर्थ होगा सामान्य, यानी कि सामान्य से जो दूर है वह असामान्य यानी कि एबनॉर्मल हुआ। अंग्रेजी में कहें तो एबनॉर्मल मीन्स टू अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि असामान्य का मतलब है जो सामान्य से दूर है वह। दोस्तों, सामान्य और असामान्य व्यवहार के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे कि उम्र, लिंग, संस्कृति। ये बहुत सारे कारक है जो व्यवहार को सामान्य या असामान्य तय कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसकी पेंसिल खो गई है, तो वह रोता है, जिद करता है, लौटता है और पेंसिल मांगता है। तो एक छोटे बच्चे के लिए ये सामान्य व्यवहार है, इसमें कोई असामान्यता नहीं है, ये सामान्य व्यवहार है। जबकि 25 साल का कोई व्यक्ति पेंसिल खो जाने पर ऐसा ही व्यवहार करे, रोए, जिद करे और मेरी पेंसिल लाइए ही लाइए, तो यह व्यवहार सामान्य नहीं है, इसे असामान्य कहा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति बड़ा है, उसकी उम्र के हिसाब से उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और इसीलिए इसे असामान्य व्यवहार कहा जाएगा। असामान्य व्यवहार के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है। कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को देखते हैं। असाधारण व्यवहार का मतलब साधारण, पर्याप्त या नमूने के रूप से इतनी हद तक भिन्न व्यवहार जिसको सामान्य व्यवहार के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया नहीं जा सकता। ये वॉरेन की व्याख्या है। वॉरेन के मतानुसार नमूना रूप जो व्यवहार होना चाहिए उससे बहुत हद तक भिन्न व्यवहार जब किया जाता है तो उसे असाधारण व्यवहार कहा जाता है। दूसरे अर्थ में कहे तो जिस व्यवहार को सामान्य व्यवहार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, ऐसा व्यवहार असाधारण व्यवहार कहा जाता है। दूसरी परिभाषा देखते हैं।
असाधारण व्यवहार दोषयुक्त, अचानक, अतार्किक, मेल न हो, विध्वंसक और हानिकारक होता है। ऐसा व्यवहार प्रकट करने वाला व्यक्ति खुद समस्या का एहसास करता है और दूसरों को भी समस्या में डालता है। जेम्स पेज की यह व्याख्या है। जेम्स पेज बताते हैं कि असाधारण व्यवहार जो होता है वह दोषयुक्त होता है और अतार्किक होता है, साथ में वह विध्वंसक और हानिकारक होता है। इसके साथ साथ ऐसा व्यवहार प्रकट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुद तो समस्या का अनुभव करता है किंतु दूसरों को भी समस्या में डालता है। ऐसे व्यवहार को असाधारण व्यवहार कहते हैं। एक और व्याख्या समझते हैं। नैतिक मूल्यों का स्तर नीचे हो ऐसा व्यवहार असामान्य व्यवहार कहा जाता है। ये परिभाषा जेसी कॉलमैन की है। जेसी कॉलमैन कहते हैं कि जिस व्यवहार में नैतिक मूल्यों का स्तर निम्नतम हो ऐसे व्यवहार को असामान्य व्यवहार कहते हैं। यानी कि उनके मतानुसार व्यक्ति के व्यवहार में नैतिक मूल्यों का ऊंचा स्तर होना चाहिए और अगर व्यक्ति के व्यवहार में ऊंचे स्तर के मूल्य नहीं दिखाई देते तो असाधारण व्यवहार कहलाता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों की इन परिभाषाओं के आधार पर एक सर्वसामान्य परिभाषा यह भी हो सकती है कि समाज द्वारा तय किए गए नीति नियम से कुछ अंश अलग, अस्वीकार्य और व्यक्ति या अन्य लोगों को सामाजिक व्यवहार और समायोजन में समस्या पैदा करने वाला व्यवहार यानी असामान्य व्यवहार। यानी कि असामान्य व्यवहार जो होता है या असाधारण जो व्यवहार होता है वह समाज के नीति नियमों से दूर होता है। यही नहीं, व्यक्ति या समाज के अन्य लोग उस व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं और ऐसा व्यवहार होता है कि जिसमें सामाजिक व्यवहार और समायोजन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा व्यवहार असाधारण या असामान्य व्यवहार कहलाता है। फिर से शॉर्ट में कहें तो समाज के नीति नियमों से जो दूर हो और सामाजिक व्यवहार और अनुकूलन में समस्या पैदा करता हो ऐसा व्यवहार असाधारण व्यवहार कहलाता है। अब हम रोगों के वर्गीकरण को समझते हैं। प्रिय छात्रों, स्वस्थ समाज की रचना के लिए स्वस्थ व्यक्तियों का होना आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति होते हैं तभी समाज भी स्वस्थ बनता है। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? कैसे व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे ही तंदुरुस्त व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यानी कि व्यक्ति की तंदुरुस्ती शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों प्रकार की होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानसिक बीमारी के वर्गीकरण के साथ दो संस्थान को जोड़ा गया है। पहला है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्थान, और दूसरा है APA यानी कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। WHO के द्वारा जिस वर्गीकरण पर प्रकाश डाला गया है उसको ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज कहते हैं। यानी कि WHO ने ICD के नाम से अलग अलग प्रकार के रोगों का वर्गीकरण किया है, जबकि APA यानी कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने DSM यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इस नाम से अलग अलग रोगों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया है या कहें कि उसका वर्गीकरण किया है। 1948 में WHO द्वारा प्रकाशित ICD-6 में सबसे पहले शारीरिक बीमारियों के साथ मानसिक बीमारियों का भी औपचारिक वर्गीकरण हुआ। यानी कि इसके पहले सिर्फ शारीरिक बीमारियों का वर्गीकरण होता था, किंतु 1948 में ICD-6 में सबसे पहली बार
मानसिक बीमारी को भी स्थान दिया गया, उसका भी वर्गीकरण किया गया। 1952 में सर्वप्रथम एपीए के द्वारा डीएसएम की प्रथम आवृत्ति प्रकाशित हुई और आज तक उसकी 5 आवृत्तियां प्रकाशित हो चुकी है, जिसके आधार पर अलग अलग प्रकार के मानसिक रोगों का वर्गीकरण किया गया है। आइए कोष्ठक के द्वारा समझते हैं कि एपीए ने किस प्रकार मनोरोगों का वर्गीकरण करते हुए अलग अलग आवृत्तियां प्रकाशित की है। सबसे पहले DSM-1 1952 में प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात DSM-2 1968 में, उसके बाद DSM-3 1980 में, 1987 में DSM-3 का ही रिवीजन हुआ। तत्पश्चात DSM-4 1994 में प्रकाशित हुआ और दोबारा 2000 में उसको टेक्स्ट रिवाइज किया गया और उसके बाद 2013 में DSM-5 प्रकाशित हुआ, जो आज भी चलता है। इस प्रकार एपीए यानी कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा अलग अलग मनोरोगों का वर्गीकरण करती हुई आवृत्तियां समय समय पर दी गई है, जो इस प्रकार है। अब दूसरे कोष्ठक के माध्यम से समझते हैं कि DSM-5 में चेता तंत्र के विकास संबंधी कौन कौन सी विकृतियों को प्रदर्शित किया गया है या समझाया गया है। तो DSM-5 में सबसे पहले बौद्धिक अक्षमता, फिर संदेशा व्यवहार की विकृति, फिर स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म और ध्यान केंद्रीकरण की अक्षमता या अतिक्रियाशीलता की जो विकृति है, उसके बाद सीखने की विकृति, क्रियात्मक विकृतियां, चेता तंत्र के विकास संबंधित अन्य विकृतियां। इस प्रकार DSM-5 में 7 प्रकार के मनोरोगों की वर्गीकृत जानकारी DSM-5 में दी गई है। आप इसको एक और कोष्ठक के द्वारा अपने पाठ्य पुस्तक के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो पृष्ठ नंबर 77 पर है, जिसमें और भी मनोरोगों के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये हुआ असामान्य व्यवहार, जिसे एक प्रकार का मनोरोग भी माना जाता है। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।